हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें आज का टॉपिक है संसद के तहत कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित तब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संसद उच्चतम विधायी संस्था है। संसद क्या है? उच्चतम विधायी संस्था है। संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल 6 महीने का हो सकता है। कितने महीने का? 6 महीने का। लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आदि संसद के अधिकारी कहलाते हैं। कोई संसद सदस्य जब 60 दिन तक सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियों को संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषयों पर कोई भी कानून बिना किसी राज्य के सहमति से बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। सदन का अध्यक्ष किसी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है और इसे बैठ जाना कहते हैं, यील्डिंग द फ्लोर कहते हैं। सदन के किसी सदस्य के द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया है उसका त्याग करके दूसरे दल में अगर शामिल हो जाता है तो इस प्रक्रिया को पक्ष त्याग कहते हैं, यानी क्रॉसिंग द फ्लोर कहते हैं। शून्यकाल यानी 0 आवर भारत का संसदीय व्यवस्था की देन है। यह अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है। लोकसभा में इसका समय जो होता है प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है। अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाता है, यानी धन विधेयक लोकसभा में सबसे पहले लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय उल्लेखित है और अनुच्छेद 110 में यानी धन विधेयक में निर्दिष्ट कोई विषय उसमें शामिल नहीं है तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इसे साधारण विधेयक की तरह पेश किया जाता है। लोकसभा के द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस पर राज्यसभा के द्वारा 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। लोकसभा के द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा जो है 14 दिन तक रोक सकती है, इससे ज्यादा नहीं। अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। ज्वाइंट सिटिंग कब बुलाया जाता है? जब दोनों सदनों में किसी विधेयक पर विचार करने या पारित करने में कोई मतभेद हो तब। और संयुक्त अधिवेशन किस मामले में आयोजित नहीं होता है? तो धन विधेयक के मामले में और आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के तहत। तो याद रखिएगा। अनुच्छेद 108(4) के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। कब कब? तो 1961 में संयुक्त बैठक जो था, पहला बैठक था 1961 में दहेज निरोधक विधेयक पर। देखिए, इसके बाद 1978 में द्वितीय संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर, ठीक है, और 2003 में तृतीय संयुक्त बैठक आतंकवाद निरोधक विधेयक के लिए बुलाई गई थी। तो कब कब ज्वाइंट सिटिंग बुलाया गया था, संयुक्त बैठक आयोजित किया गया था? तो दहेज निरोधक विधेयक पर, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर और आतंकवाद निरोधक विधेयक पर। कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन के पटल पर रखा जाता है, ठीक है। कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन के पटल पर रखा जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के लोक वित्त पर संसद के नियंत्रण के लिए संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है।
संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। पहला प्रश्न, नीचे दी हुई सारणी पर ध्यान दीजिए। भारत की संसद राज्यसभा और लोकसभा के संदर्भ में यहाँ पे दिया गया है। आपको बताना है कि एक अंकित स्थान पर निम्नलिखित में से किसे रखना ठीक होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे राज्यसभा जो है 250 से अनधिक सदस्य, 12 नाम निर्देशित और 238 से अनधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि, और लोकसभा के तहत 552 से अनधिक सदस्य, 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अनधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन, तथा एक की जगह पर क्या होगा, तथा संघ राज्य क्षेत्रों के 20 से अनधिक प्रतिनिधि। एक्स की जगह पर 20 से अनधिक, यानी संघ राज्य क्षेत्रों के 20 से अनधिक प्रतिनिधि, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते इसके बारे में अगर बात करें तो प्रश्न काल में अगर बात करें तो लोकसभा के 552 से अनधिक सदस्यों में से 530 से अनधिक राज्यों के प्रतिनिधि, यानी 530 से अधिक नहीं, ठीक है, और 20 से अधिक नहीं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि। तो अधिकतम 530 मतलब कि लोकसभा के जो सदस्य होंगे 530 से अधिक नहीं, और राज्यों के प्रतिनिधि इसमें जो होंगे 20 से अधिक नहीं, तो याद रखिएगा। और 2 राष्ट्रपति के द्वारा नामित आंग्ल भारतीय हो सकते थे, लेकिन ये अनुच्छेद 331 के तहत था। लेकिन संविधान के जो 104वां संशोधन अधिनियम 2019 था, इसके द्वारा 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को नामित करने के प्रावधान को पूर्व निर्धारित समय सीमा से जो है आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। सेकंड प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट जो अभिभाषण देता है एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में, डी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के लिए जो है भारत का जो प्रेसिडेंट होते हैं लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। थर्ड नंबर है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है। यहाँ पे 2 कथन दिया गया, कौन कौन से कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए, अगर बात करें तो पहला जो कथन है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सदन के दोनों मतलब संसद के दोनों सदनों की जो दोनों सदन है संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। क्या यह कथन सही है? दूसरा, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, यानी दोनों। संविधान के अनुच्छेद 87(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, 4 नंबर, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? 2 कथन है। पहला, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। इसमें जो सही है पहला और दूसरा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों कथन संविधान में उल्लेखित है। अनुच्छेद 59(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, जबकि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, यानी राज्यसभा और लोकसभा से।
5 नंबर है राष्ट्रपति किसका हिस्सा नहीं होता है? राष्ट्रपति किसका हिस्सा नहीं होता है? तो संसद का, सॉरी, राष्ट्रपति किसका हिस्सा नहीं होता है या किसका हिस्सा होता है? तो क्या संसद में वोट दे सकता है? इस तरह से कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि राष्ट्रपति क्या है, मतलब इनमें से राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही हो जाता है। तो ये संसद का हिस्सा होता है, राष्ट्रपति संसद के ये अहम अंग होते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 6 नंबर है संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है? संसद का जो निर्माण है निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा, इन तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण किया जाता है। 7 नंबर है भारतीय संसद बनाती है या बनती है? भारतीय संसद कैसे बनती है या किन किन से मिलकर भारतीय संसद बनता है? तो हमारा जो भारतीय संसद है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनता है, याद रखिएगा। 8 नंबर है भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? भारतीय संसद में सेम प्रश्न सेम जवाब, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। 9 नंबर भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है। तो देखिए सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 10 भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? यानी राष्ट्रपति और दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा। 11 नंबर निम्नांकित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। यानी हमारा जो भारतीय संसद है किन किन लोगों से मिलकर, किन किन संस्थाओं से मिलकर बना होता है, कैसे बनता है, आपको बताना है। सेम प्रश्न सेम जवाब। आप देख सकते हैं बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर हमारा भारतीय संसद बनता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 12 नंबर भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन ए। 13 नंबर है भारतीय संसद के घटक हैं। भारतीय संसद के घटक हैं तो याद रखिएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। बी ऑप्शन। 14 निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो उपराष्ट्रपति। बी ऑप्शन। भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 में उपबंधित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों यानी राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनेगी। दिए गए विकल्प में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों संसद के अनन्य भाग हैं या संसद के अंग है, जबकि उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है। 15 नंबर है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो याद रखिएगा 2 बार यानी बी ऑप्शन। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन की एक सत्र की अंतिम बैठक जो होता है, जो आर्टिकल 85(1) है, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से जो है अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी 6 माह का अंतर होता है। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद के प्रत्येक सदन की बैठक होना अनिवार्य है। 16 नंबर है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक अंतराल होना चाहिए। कितने महीनों का? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का होना चाहिए, यानी एक साल में एक बार, मतलब कि एक साल में 2 बार सत्रों का होना अनिवार्य है, 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। इसके बाद 17 नंबर संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। संसद के अधिकारियों में कौन सम्मिलित है, कौन कौन लोग आते हैं? तो देखिए अध्यक्ष लोकसभा के, उपाध्यक्ष लोकसभा के, महासचिव लोकसभा के
और राज्यसभा के अध्यक्ष यानी सभी चारों संसद के अधिकारियों में ये सभी आते हैं। संविधान के अनुसार संसद के अधिकारियों में जो सम्मिलित है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, संसद का सचिवालय। इस तरह से अगर बात करें तो ये सभी संसद के अधिकारियों में सम्मिलित होते हैं। 18 नंबर है, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिनों तक? कितने दिनों तक संसद के सदनों को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा 60 दिनों तक, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 101(4) के अनुसार 101(4) के अनुसार संसद एवं अनुच्छेद 190(4) के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वो 60 दिन तक की अवधि यानी 60 दिनों तक सदन की अनुज्ञा के बिना सूचित किए मतलब कि अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है। लेकिन 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसे अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रवासित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। 19 नंबर है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन को बिना सूचित किए लगातार कितने अवधि तक अनुपस्थित रहता है। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए। कमेंट आप लोग बहुत कम करते हैं। देखिए, 2 माह यानी 60 दिन, 2 माह यानी 60 दिन तक बिना सूचित किए सदन में अनुपस्थित नहीं रहता है, सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। बिना अनुमति के कितने दिन सांसद को संसद से अनुपस्थित रहने पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा 60 दिन, बी ऑप्शन। 21 है, सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 डे लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है, यानी 2 महीने लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा का। कोई अगर बात करे तो एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा, लगातार 2 महीनों तक बैठकों में अनुपस्थित रहा। तो किसका? तो राज्यसभा का, ऑप्शन ए। सर्वप्रथम दिसंबर 2000 में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी लगातार 60 बैठकों में अनुपस्थित रहे थे। 22 नंबर है, यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता अमान्य हो जाएगी। यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता मतलब कि अमान्य हो जाएगी। तो याद रखिएगा 14 दिन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संविधान के अनुच्छेद 101 के खंड 2 और अनुच्छेद 190 के खंड 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम 1950 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता अमान्य हो जाएगी।
23 नंबर है, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह क्या करे, याद रखिएगा, जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। यानी 23 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। संसदीय नियमों एवं प्रक्रिया के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है यदि वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। 24 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो है 3 कथन है, बताना है कि इन तीनों में से कौन कौन से कथन सही है। पहला, संसद अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरर्हता से छूट देता है। दूसरा, उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। इसमें जो सही जवाब है पहला दूसरा। तीसरा सही नहीं है, शब्द लाभ का पद जो है भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है, तो तीसरा सही नहीं है, यानी पहला दूसरा ऑप्शन ए। संसद अधिनियम 1959 के तहत अनेक पदों को लाभ के पद के आधार पर संसद के किसी सदस्यता के लिए निरर्हता से छूट प्रदान की गई है। इस अधिनियम में अब तक कुल 5 बार, कब कब, 1993, 1999, 2000, 2006, 2013 में संशोधन कर विभिन्न अन्य पदों को इस अधिनियम में शामिल करते हुए लाभ के पद के आधार पर निरर्हता के दायरे से बाहर किया गया है। भारत के संविधान में लाभ का पद शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि इस शब्द का उल्लेख विभिन्न अनुच्छेदों में हुआ है। 25 नंबर है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा, याद रखिएगा, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, संघीय संसद, ए और बी। कोई, देखिए विश्लेषण पहला जो दिया गया है, अगर बात करें कोई पद संसद या विधान मंडल में सदस्यता की निरर्हता के लिए लाभ का जो पद है या नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102(1) क के अंतर्गत केंद्र में संसद और अनुच्छेद 191(1) क के अंतर्गत राज्यों में राज्य विधानमंडल करेंगे। दूसरा विश्लेषण क्या है, कोई व्यक्ति जो संसद या विधान मंडलों की सदस्यता से लाभ के पद के आधार पर निरर्ह घोषित किया गया है, वह अपने लाभ के पद के कारण निरर्ह है या नहीं, इसका निर्णय केंद्र में अनुच्छेद 103(1), 103(1) और 103(2) के अनुसार निर्वाचन आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। राज्यों में अनुच्छेद 192(1) और 192(2) के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। अतः विश्लेषण 1 के अनुसार सही विकल्प बी होगा और विश्लेषण 2 के अनुसार सही विकल्प जो होगा उत्तर ए माना जा सकता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट। 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, तो सही जवाब है अनुच्छेद 105। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के मतलब कि सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। 27, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, तो साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, सी ऑप्शन। संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उसकी समितियां, सदस्यों को प्राप्त विशिष्ट अधिकार, उन्मुक्तियां एवं छूट होते हैं। इन विशेषाधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, वे जो संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा सामूहिक रूप से जो है किए जाते हैं। दूसरा, वे जो व्यक्तिगत रूप से संसद सदस्यों के द्वारा उपभोग होते हैं। देखिए, संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा सामूहिक रूप से सहयोग किए जाने का विशेषाधिकार निम्न है। पहला, अपनी बहस और कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने का विशेषाधिकार। दूसरा, सदन से अपरिचितों को बाहर रखने का तथा विशिष्ट विषयों पर चर्चा के लिए गुप्त बैठक करने का अधिकार। तीसरा, अपनी स्वयं की प्रतिक्रिया और आंतरिक विषयों व्यवसायों के संचालन और उन्हें विनियमित करने का विशेषाधिकार।
सदन के सदस्य और साथ ही साथ बाहरी अगर बात करें तो साथ ही साथ बाहरी व्यक्तियों को भी जो है भर्त्सना, चेतावनी या निलंबन या निश्चित अवधि के लिए कारावास से सदन की अवमानना के लिए दंडित करने का विशेषाधिकार। किसी भी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास या रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का विशेषाधिकार। इसके बाद छठा, संसदीय समितियों के द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों, पत्रों और अभिलेखों को बुलाने मांगने का विशेषाधिकार। सातवां, संसद की कार्यवाही की जांच करने और अदालतों पर रोक लगाने का विशेषाधिकार। आगे बढ़ते नेक्स्ट। आठवां, संसद के या सदन के परिसर में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया किए जाने से पूर्व पीठासीन अधिकारियों की अनुमति लिए जाने का विशेषाधिकार। 28 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। सही जवाब है अनुच्छेद 122, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। 29, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। बताइए सही जवाब क्या होगा। तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, याद रखिएगा निर्वाचित सदस्यों को, डी ऑप्शन। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए इसमें जो स्टेटमेंट है सही नहीं है। आप चाहे तो स्टेटमेंट को एक बार एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। फिलहाल के लिए मैं इस स्टेटमेंट को स्किप करता हूं और डिस्कशन पर जो है फोकस करता हूं। तत्कालीन प्रावधानों के अनुसार अगर बात करें तो कतिपय अपवादों यानी असम के स्वायत्त शासित जिलों और लक्षद्वीप के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और सिक्किम के अतिरिक्त लोकसभा का निर्वाचन कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है। वह राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः नहीं, मतलब कि वहीं का होना चाहिए, राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए, न कि किसी और का नहीं। जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है वहीं का प्रत्याशी होना जरूरी है। 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किए गए संशोधन के तहत अब कोई व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है यदि वह किसी भी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। 31 है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है। निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही है। तो कथन एक कह रहा है कि केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, बिल्कुल सही। और किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्त पर संविधान वर्जना नहीं है। तो पहला तीसरा सही है। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य होते थे, राज्यसभा में 12, लोकसभा में 2। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में किए गए संशोधन के तहत अनुच्छेद 334 में किए गए संशोधन के तहत, याद रखिएगा अनुच्छेद 334, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय सदस्यों के प्रतिनिधित्व के लिए मनोनयन की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है। संविधान मनोनीत सदस्यों को मंत्री बनाने से मना नहीं करता है। अनुच्छेद 75 के खंड 5 में उपबंधित है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह के किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यानी किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, बनना तब आवश्यक है जब उसे 6 माह के भीतर संसद की किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। यदि वह संसद सदस्य नहीं बन पाता तो वह मंत्री नहीं रहेगा। साथ ही यह भी एक तथ्य है कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं दे सकते हैं जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देते हैं। 32 है, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित में से मतलब कि बताइए किससे मिलती है। भारत की संसद को कानून निर्माण की जो शक्तियां हैं निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। निम्नलिखित में से किसके ये जो कानून निर्माण की जो शक्ति है आप बताना है आपको कि निम्नलिखित के लिए प्राप्त है, किसके लिए प्राप्त है।
तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा जिसके लिए प्राप्त है पहला भारत का संघ, दूसरा भारत का प्रदेश या उपप्रदेश, तीसरा विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक और उनकी संपत्ति, यानी सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। अनुच्छेद 245 के खंड 1 के तहत संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार संसद के द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर अविधि मान्य नहीं समझी जाएगी कि उसका राज्य क्षेत्र या राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन होगा। देखिए इसका तात्पर्य है कि संसद के द्वारा बनाई गई विधियां न केवल भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित व्यक्तियों और संपत्तियों पर लागू होंगी बल्कि विश्व के किसी भी भाग में निवास करने वाले भारत के नागरिकों और उनकी वहां स्थित समितियों पर भी लागू होंगी। एच वाडिया बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर मुंबई 1949 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिश्चित किया कि प्रभुता संपन्न विधानमंडल के द्वारा बनाई गई किसी विधि को जो है देशीय न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर भी लागू होती है। अतः भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति भारतीय संघ या भारत के प्रदेश या उप प्रदेश तथा विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिकों और उनकी संपत्ति के लिए प्राप्त है। 33 है संसद राज्य सूची के विषय में जो है कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है किसके संदर्भ में? देखिए संसद राज्य सूची के संदर्भ में मतलब कि कानून बना सकती है, मतलब कि राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है संसद। तो बताइए, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो संसद जो है राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत अगर बात करें तो राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद के द्वारा कानून बनाना काफी जरूरत है, आवश्यक है। संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर जो है उस राज्यों के लिए, अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के क्रम में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने की स्थिति में, अनुच्छेद 353 के तहत अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था, अनुच्छेद 357 के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग में संसद के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट 34 संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो बताइए, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित राज्यों की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसके लिए प्रस्ताव पारित करे, यानी डी ऑप्शन सभी चारों। 35 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 253 के तहत। 36 है भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती है जब तक, भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती है जब तक राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक कर दे और राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा 2 और 4 डी ऑप्शन। देखिए इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन कीजिए और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।